और बच्चे हम पढ़ रहे थे भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों के बारे में। जो विदेशी शक्तियां भारत में आई, सबसे पहले कौन आए, क्रम आप लोगों को याद होगा, कमेंट सेक्शन में लिखें एक बार। तो पहले आए पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में क्या किया, मैंने बताया कैसे उन्होंने अधिकार क्षेत्र अपने कब्जे में लिए। बहुत अल्प समय के लिए, बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। लेकिन पुर्तगालियों के, ऐसा समझो पुर्तगालियों की बगल में घुसे रहते थे कौन, आपके ये थे मुगल शासक। अपना पापा समझते थे वो पुर्तगालियों को, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था पुर्तगालियों से, तोप वगैरह ले ली उन्होंने, बंदूकें ले ली पुर्तगालियों से, तो बड़ा सम्मान करते थे पुर्तगालियों का, जो मुगल शासक थे। लेकिन मैंने बताया फ्रांसीसी आए, है ना, और फिर क्या होता है, उनके बीच में झगड़ा हो गया, सॉरी डच आए, फ्रांसीसी नहीं सॉरी, डच आए हॉलैंड से, और उनके बीच में क्या होता है, फिर झगड़ा होता है, और वेदरा के युद्ध तक हम पढ़ चुके थे। वो उनका झगड़ा है, पतन हो गया। अब बात आती है भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आए कैसे, क्या कारण है। तो दरअसल में ब्रिटेन में एक कंपनी बनी थी सन 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी 1600 में, किसके समय, उस समय भारत में शासक था अकबर। किसके समय पर बनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, बोलो, अकबर के समय पर। कोई दिक्कत नहीं भी है इस बात में, नहीं जी। अकबर के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और जो यहां महारानी है एलिजाबेथ, कौन है महारानी, एलिजाबेथ ने क्या काम किया, एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ईआईसी जहां कहीं भी लिखूंगा मैं, आपको समझ जाना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। और क्या बोलती है एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि आप 15 वर्षों तक का चार्टर ले लो। और चार्टर किस बात के लिए दिया है, ये दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए। पूर्वी देशों के साथ, क्योंकि भारत कहां पड़ता है, पूर्व में पड़ता है यूरोप के, और बाकी एशिया के कुछ देश भी। पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए चार्टर मतलब एक तरह से उनको अधिकार पत्र मिल गया महारानी का, कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अकबर के समय पर यह चार्टर जारी किया गया, और ये कितने वर्षों के लिए दिया गया है भैया, 15 वर्षों के लिए दिया गया। यही फिर ये एलिजाबेथ में ये कुछ राजवंश थे, तो यहां फिर आपका जो एक राजवंश है स्टुअर्ट राजवंश, कौन आया, देखना 1615 में स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम, स्टुअर्ट वंश के शासक कौन है, जेम्स फर्स्ट। जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चितकालीन समय के लिए कर दिया। अनिश्चित समय के लिए, कालीन समय नहीं बोलेंगे, गलत बोल रहा हूं मैं, काल और समय एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। अनिश्चित समय के लिए कर दिया, अनिश्चित समय के लिए कर दिया। क्या बोला वो 1615 में, इसके भी कारण होंगे 1615 में उसने क्यों किया है। ठीक है, तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे व्यापार के अधिकार मिले भारत में, ये बात तो हुई उसकी। अब बात कर लेते हैं भारत में जो लोग आए। भारत में जो लोग आए, तो सबसे पहले कौन आया भारत में, लिखना, नंबर 1 हॉकिंस। हॉकिंस किसकी तरफ से आया है, क्योंकि 1615 तक आदेश थे एलिजाबेथ के, तो एक व्यक्ति इन लोगों ने भेजा कि भाई इसको भेजो। कौन व्यक्ति है, हॉकिंस। ये जाकर के परमिशन लेगा। एलिजाबेथ ने तो दे दिया पूर्वी देशों के, लेकिन पूर्वी देशों में भी तो बैठे हैं मुगल हैं, अकबर है इस समय पर। अकबर के बाद में कौन है, आपका जहांगीर है। तो उन्हें पता यार कि वहां तो बड़ी शक्ति कौन है, मुगल है। अच्छा, भारत में किसकी चलती है, मुगलों की। चलो भाई किसी को भेजो जो जाकर के मुगलों को मनाएगा। तो हॉकिंस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और हॉकिंस, याद रख लेना, 1608 के अंत में, 1608 में सूरत पहुंचा। सूरत पहुंचा, भारत पूछे तो 1608 में पहुंचा, और मुगल दरबार में
1609 में। मुगल दरबार लगता था आपका फतेहपुर सीकरी में उस समय। मुगल दरबार में 1609 में पहुंचा। और बहुत समय से ये ब्रिटेन में कोशिश चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको भेजा जाए भेजा जाए। तो ये इस प्रक्रिया में इतना डिले हो गया कि ये जो पत्र ये लेकर के आया था वो पत्र अकबर के नाम था। लेट होते होते ये बाद में चला और फिर ये आता है भारत में। पत्र किसके नाम पर था? अकबर के नाम पर। तो इसने पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच लिखे, किसके लिए? जहांगीर के दरबार में ये पहुंचा। किसके समय में? जहांगीर के समय में। जहांगीर आ गया था ना अकबर के बाद में, 1605 से 27 तक जहांगीर के समय में ये पहुंच जाता है। लेकिन जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी। जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी। सिर्फ क्या हुआ, हॉकिंस ने जाकर के, कहते हैं तुर्की का बड़ा अच्छा जानकार था ये अंग्रेज, तो एक अंग्रेज ने तुर्की भाषा में बात की जहांगीर से, तुर्की में। उसने कही अरे यार उर्दू बोल रहा है अंग्रेज, पूरा चिट्टा आदमी उर्दू। उसने बोला भाई ये अंग्रेज खान है, ये इंग्लिश खान है। ठीक है, हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश खान की उपाधि दी। प्रभावित हुआ था और 400 जात का मनसब बनाया, यानी घोड़ों का 400 जात का मनसबदारी प्रथा आप समझते हैं, अकबर ने शुरू किया था, जिसको 400 जात का मनसब बना दिया। लेकिन क्या ये सफल हो पाया परमिशन लेने में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस समय तक प्रभाव था पुर्तगालियों का, और मुगलों के पापा कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली डरते थे मुगल, क्योंकि अंग्रेजों का भी आगमन हुआ। अंग्रेज अभी शक्तिशाली नहीं है, अभी वो भारत में जस्ट एंटर हुए हैं, वो हाथ जोड़ के एंटर हो रहे हैं। अंग्रेज चालू तो हैं, देखना हाथ जोड़ जोड़ के क्या करेंगे। तो अभी जहांगीर को लगता है कि पुर्तगाली मजबूत हैं, तो कहने की मतलब है ये वापस चला जाता है जहांगीर 1611 में। क्या बोलोगे? 1608 में आया और 1611 में वापस चला गया। क्या बोलोगे? हॉकिंस 1611 में वापस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा यार बात नहीं बनी ये तो फिर 1600 में आगे, 1611 में इन्होंने, जब ये वापस पहुंच गया तो मिडल्टन को भेजा। बताया था ना मैंने आपको, मिडल्टन, जहांगीर को पढ़ रहे थे हम, ये मिडल्टन है। मिडल्टन को भेजा। इसने सोची कि भाई ये जो मुगल है ये ऐसा नहीं मानेंगे, इन्हें मनाने का तरीका कि पहले पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा। तभी तो ये जो पापा जी कहते हैं इनको, पुर्तगालियों को, तभी तो इन्हें पता चला कि पापा कमजोर है। तो मिडल्टन को भेजा और मिडल्टन लड़ता है यहां स्वाली वाले क्षेत्र में एक युद्ध, और स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा देता है। तो क्या लिखेंगे? स्वाली वार में पुर्तगालियों को हराया। तब जहांगीर को पता चला, अरे यार आई एम सॉरी, ये तो अंग्रेज ही हैं, पापा जी हरा दिए जिन्होंने। पुर्तगालियों लिखना, सॉरी बहुवचन लिखना, पुर्तगालियों को हराया। तो अब प्रभावित हो गया, और इसी प्रभाव का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने क्या किया था? 1611 में इसी मौके का फायदा उठा करके दक्षिण भारत में अपनी व्यापारिक कोठी खोल ली थी। व्यापारिक कोठी मतलब गोडाउन, फैक्ट्री नहीं। फैक्ट्री का मतलब होता है जब प्रोडक्शन होने लग जाए, उत्पादन होने लग जाए, ये अपनी मिल वगैरह लगा लें। व्यापारिक कोठी, गोडाउन बना लिया भैया, हमें एक छोटी सी जगह दे दो यहां। तो 1611 में क्या किया था? 1611 में मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली। अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली। कभी भी बच्चे इस बात को गलत मत करना,
कहाँ है मसूलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। तो धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है, जहांगीर भी प्रभावित हो रहा है कि भाई हाँ अंग्रेज ताकतवर हैं, ये जो तोप गोले बंदूक है अंग्रेजों के पास अच्छे हैं, पुर्तगालियों से भी मिलना जुलना हो जाता है बढ़िया अंग्रेजों से। 1611 में अस्थायी व्यापारिक कोठी, यानी अंग्रेजों के पंख फैलने लग जाएंगे। 1613 में इसी को क्या कर दिया था इन्होंने, 1613 में सूरत गुजरात में मौके की नजाकत को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा बेटा ये मौका अब स्थायी भी कर लो इसको। पहले तो ऐसी परमानेंट नहीं थी, सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की, व्यापारिक कोठी, गोडाउन। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम को आगे चलते हुए फिर कौन आता है, तो मिडलटन के समय पर काफी चीजें ये लोग व्यापार करने लग गए और जहांगीर का सपोर्ट इनको मिलने लग गया। लेकिन अभी चीजें ऑफिशियल नहीं हुई है, पूरा कंट्रोल नहीं है। पूरे कंट्रोल के लिए कि भाई इस जहांगीर अभी भी दक्षिण में, देखो दक्षिण में गुजरात में, भाई सारा कंट्रोल लेना है, किसको भेजा जाए? तब भेजा जाता है टॉमस रो को। 1615 में थॉमस रो बोले या टॉमस रो बोले, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। दरबार में आया, अभी तक जो व्यापार चल रहा वो बैठ रहा उठ बैठ के चलते हुए, ऑफिशियल नहीं था, ऑफिशियल नहीं है। और ये टॉमस रो को किसने भेजा था? ये जेम्स प्रथम ने भेजा था। अभी बताया था ना 1615 में जेम्स प्रथम गद्दी पर आया था। किसने भेजा था इसको? जेम्स प्रथम ने, जो स्टुअर्ट वंश का है। उसने क्या बोल दिया था कि जो व्यापार की सीमा तो इनकी खत्म होने वाली थी 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो गद्दी पर बैठते ही बोलता है कि अभी जो व्यापार होगा ये अनिश्चित समय के लिए होगा, कभी तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस व्यापार को कर सकती है, ना 10 साल ना 15 साल 20 साल, कोई लिमिट नहीं है। तब भेजते हैं टॉमस रो, भाई जाओ जहांगीर को मनाओ किसी भी तरह, आपकी सीमाएं ओपन हैं। तब ये आता है और ये वो व्यक्ति है जिसने जहांगीर को कंप्लीटली मना लिया था, ऑफिशियल परमिशन इसने जहांगीर से ले ली थी। ओके, बहुत शानदार। चलो चलो भाई, तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं एक आध मिनट। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इंग्लैंड से आया था, हाँ इंग्लैंड से आया था भैया, इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड से आया था। सर ये भी पूछा जा सकता है क्या बच्चे, अब तक जो कुछ भी लिखा है ये सब महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हेलो सर, बहुत बढ़िया। पॉल कैनिंग सर 1612। सर मेरी बात सुन लो प्लीज सर, आपने अब तक पढ़ाया है सारा समझ में आ गया है, हाथ जोड़ के बोल रहे। अरे यार तुम भी जो है ना पगलू हो, पगलू। आगे आ जाओ, ध्यान पढ़ाई पर लगाएंगे, आ जाओ। तो 1615 में ऑफिशियली जो इसने परमिशन ली जहांगीर से, किसने ली? थॉमस रो ने ली थी। इस बात को कभी भी गलत मत करना। 1633 में बालासोर उड़ीसा में, बालासोर, बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। व्यापारिक कोठी खोली। व्यापारिक कोठी खोली। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत यानी उड़ीसा, पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कहां स्थापित हुई थी? तो क्या आंसर कमेंट सेक्शन में बोल दो सारे एक बार, कहां स्थापित हुई थी? बालासोर उड़ीसा में 1633 में स्थापित हुई थी भैया। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आते हैं 1717 में फर्रुखसियर ने, अच्छा फर्रुखसियर का काल बताओ मुझे, कब से कब तक था? मैंने सारे मुगल सम्राटों के बारे में आपको पढ़ाया। 1717 में फर्रुखसियर ने, 1717 में क्या करता है? फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया। बड़ी बात यह है, दस्तक जारी किया, घोषणा पत्र जारी करेगा। ये क्या है ये दस्तक?
व्हाट इज दिस दस्तक? बालासोर, बालासोर उड़ीसा। बहुत शानदार बच्चे। चलो, फिंच कब आया था? फिंच आया था बेटा अकबर के टाइम पे 1583 में। अकबर पढ़ो क्लास में पहले, तब देखो मैं पढ़ा दिया आपको फिंच। रॉल्फ फिच, फिच बोलते रॉल्फ फिच, 1583। उसका कोई मतलब नहीं, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के व्यापार को समझ रहे हैं अभी। तो 1717 में फर्रुखसियर ने क्या जारी कर दिया? क्योंकि फर्रुखसियर था भैया कब से? 1713 से 19 तक अंग्रेज व्यापार करते रहे। सन 1615 में थॉमस रोज जहांगीर के समय से लगभग 100 साल तक अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं। ओपन व्यापार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज टैक्स देते हैं, व्यापार करते हैं, कर देते हैं भारत को। जो मुगल सम्राट है उनको नजराना यानी गिफ्ट भेजते हैं, व्यापार चलता रहता है। लेकिन ये पागल जब गद्दी पर आया फर्रुखसियर, इसको हमने क्या बोला? घृणित शासक बोला। क्या बोला? घृणित शासक बोला। याद है ना? औरंगजेब तो 1707 तक रहा, 1707 से 1712 तक आपका बहादुर शाह प्रथम रहा, फिर 8 महीने तक जहादर शाह रहा। जहादर शाह के बाद में फिर 1713 में फर्रुखसियर गद्दी पर आ गया। कौन? घृणित शासक। और ये क्या बोलता है फर्रुखसियर? समझना ये क्यों बोला। और शायद मैंने आपको ये बात जब फर्रुखसियर पढ़ा रहा था तब पढ़ाई भी है। क्या बोला फर्रुखसियर? अंग्रेज बड़े चालू हैं, इस फर्रुखसियर के गलत जगह पर फोड़ा हो रहा है एक। सच में फोड़ा। अंग्रेज बड़ी रिसर्च करके आए, अंग्रेजों को पता चला कि फर्रुखसियर के गलत जगह पर फोड़ा है। ऐसा मिलने के लिए एक शिष्टमंडल आया फर्रुखसियर के समय। शिष्टमंडल आया एक। शिष्टमंडल मतलब कुछ लोग आए, शिष्टमंडल आया। इसका अध्यक्ष कौन बताया था मैंने फर्रुखसियर के टाइम पे ही? जॉन सुरमन। क्या बोलोगे? जॉन सुरमन। इसका अध्यक्ष था जॉन सुरमन। बड़े चालू हैं अंग्रेज, जानते हैं कैसे कंट्रोल लेना। तो अपने साथ एक सर्जन भी लेके आए। और इसी शिष्टमंडल में कौन आया था? डॉक्टर हैमिल्टन। भाई याद है कुछ नहीं डॉक्टर हैमिल्टन के बारे में? अब ये बात करने पहुंचा सुरमन, फर्रुखसियर करा रहा है। फर्रुखसियर कह रहा, अरे यार सुरमन बैठो। उसने कहा जी क्या दिक्कत है, ऐसे कैसे करा रहे हो? अब क्या बताए फर्रुखसियर? बोला यार बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत ऐसे ऐसे है। उसने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर हमारे साथ है। अच्छा, डॉक्टर लेके आए हो? बोले दुनिया के सबसे बेहतरीन चिकित्सक है, कर दे ट्रीटमेंट फर्रुखसियर का। चीर फाड़ टाँके वाके सब ओके एकदम। तो भैया कहने की बात है, फर्रुखसियर बड़ा खुश हुआ उस दर्द से, छुपा रहा था बेचारा अपने उस दर्द को। और अंग्रेजों को पता था, तो बड़े चालू स्टडी करके चलते थे अंग्रेज कि भाई क्या होगा प्रभाव इस चीज का। तो कहते हैं फर्रुखसियर बड़ा राजी हुआ, यहाँ फर्रुखसियर खुश हो गया। और फर्रुखसियर ने क्या कर दी? 2 अनाउंसमेंट कर दी। और 2 अनाउंसमेंट में क्या बोला? 10,000 में तो गुजरात दे दिया इनको, 10,000 में, 10,000 वार्षिक मतलब एनुअली, 10,000 रुपए वार्षिक में। वार्षिक में जो सूरत ये लोग व्यापार कर रहे थे ना, सूरत के सभी कर माफ। बोला हमारे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, तुमने हमारी इतनी मदद की है, हमें दर्द से मुक्ति दी है, सभी कर माफ। जो टैक्स दे रहे थे सूरत से, तब से टैक्स देते आ रहे थे, कब से? 1613 से। और कब तक? 104 साल तक इन्होंने टैक्स दिया, सब मुगलों ने लिया। फर्रुखसियर ऐसा पागल, एक फोड़े के चक्कर में दस्तक दे गया। ठीक है, चलो फिर और क्या किया इसने? 3,000। सर जी हिस्ट्री कब तक खत्म करोगे? मैं 20 बार कमेंट कर चुका हूं बच्चे, हिस्ट्री में कम से कम 5 साल पढ़ाऊंगा अभी। 5 वर्ष लगेंगे बच्चे मुझे अभी हिस्ट्री खत्म करने में। अब देख लो, वो थम्स अप करो जो 5 साल तक इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, और वो थम्स अप मत करना जो अभी अल्प बुद्धि है, जो विकसित नहीं है। अरे ऐसे क्लास फिक्स होती है क्या? बड़ा अभी चल जाएंगे, 15 क्लास होंगी लगभग, 14-15 क्लास अभी इतिहास की होंगी। क्या हो तो 3-4 क्लास में खत्म कर दूं वो सब कुछ मेरे हाथ की बात है। 10,000 वार्षिक से सूरत के सभी कर माफ। 3,000 में, 3,000 वार्षिक है ये भी, बंगाल, बिहार,
उड़ीसा के, मतलब ये कर मुक्त व्यापार दे दिया, उड़ीसा में लिख लेना, के नहीं, में ठीक रहेगा। उड़ीसा में कर मुक्त, कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री बिजनेस अब आप कर सकते हो, आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, इकट्ठे 3,000 रुपए दे दो, आप हमारे मित्र हो। और इसी सारी चीज को हम बोलते हैं, ये जो दो चीजें हुई है ना, इसी को हम बोलते हैं फर्रुखसियर का दस्तक, जिसकी वजह से लोग इससे घृणा करते हैं कि अंग्रेजों के आगमन का सबसे बड़ा कारण ये हुआ। देखा कितने प्यारे बच्चे कह रहे जी 5 साल पढ़ने को तैयार है। नहीं बच्चे, अभी 10-15 क्लासेस में हम इसको खत्म कर लेंगे, परीक्षा नहीं देनी क्या, 5 साल पे थम्स अप करके बता रहे, सब कर रहे हैं नहीं 5 साल नहीं, पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। चलो भाई, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार, 3,000 में तो बहुत गलत काम किया अंग्रेजों को, इसने ही बढ़ावा दिया। और यही दस्तक जो है, दस्तक जो है ना, दस्तक के कारण बनेंगे भविष्य में, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्लासी का युद्ध होगा, प्लासी वॉर होगा, जिसकी वजह से आपका बक्सर वार होगा, बक्सर युद्ध होगा। और इसी का जब मैं आपको बंगाल के नवाब पढ़ाऊंगा, तो बंगाल के नवाबों में मैं आपको पढ़ाऊंगा दस्तक का विरोध करने वाला बंगाल का नवाब बनेगा अलीवर्दी खां, जो बोलेगा नहीं रे, बंगाल में ऐसे ऐसे टैक्स फ्री बिजनेस नहीं करते रहे गोरे, अंग्रेज नहीं कर सकते। फिर सिराजुद्दौला भी विरोध करेगा, जिसके लिए बक्सर का युद्ध होगा। बाद में मीर कासिम भी विरोध करेगा आपका, मीर कासिम भी फिर विरोध करेगा, सॉरी सिराजुद्दौला में मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, तो प्लासी की बात कर रहा था मैं। 1764 मीर कासिम ये बोलेगा कि ये जो टोटल व्यापार है ना, ये सबको एंट्री कर देगा मीर कासिम, जितनी भी शक्ति हैं, चाहे अंग्रेज हो, चाहे गोरा हो या काला हो या भूरा हो या पीला हो या नीला हो या लाल हो, बोलेगा सब आके व्यापार कर लो। मीर कासिम ये बोल देगा बंगाल में, वो बंगाल के नवाब हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है यही दस्तक कारण बनेगा अंग्रेजों की शक्ति बनकर उभरने का, क्योंकि अब अंग्रेजों को लालच आ गया ना, तबाह के बिजनेस शुरू किया अंग्रेजों ने। इसकी वजह से फर्रुखसियर जैसा कम अकल के शासक की वजह से हम लोगों को ये चीजें झेलनी पड़ी। चलो यही बच्चे, फिर हम बोलते हैं किसकी बात हुई, डेनिस की। अभी अंग्रेजों की बात आगे करेंगे, अब डेनिस समझ लो। डेनिस कहां से आए थे बताना जरा फटाफट से। डेनिस क्या बोलोगे, 1616 में भारत आए, 1616 में भारत आए डेनिस। और डेनिसों की जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ है, 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, 1620 में। कहाँ, ट्रैंकोबार में। ट्रैंकोबार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है बच्चे, ये अल्प है, बस इनको थोड़ा थोड़ा सा जान लो। और ये डेनिसी क्या करते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब अपना साम्राज्य नहीं फैला पाए। और 1845 में क्या किया था इन्होंने, फाइनल एक सौदा तैयार करके अपनी सारी फैक्ट्रियां किसको, अंग्रेजों को बेच दी थी 1845 में। इतने बेचारे एक दो छोटी मोटी सी फैक्ट्री चलाते रहे, भारत से ले जाते रहे। ठीक है जी। ऐसे ही भैया भारत में आए फ्रांसीसी। कौन आए, फ्रांसीसी। कहां से आए फ्रांसीसी, फ्रांस से आए। ये कब आए, 1664 में स्थापना की थी इन्होंने, 1664 में नहीं, 1664 नहीं, 1668 सॉरी, 1668 में पहली फैक्ट्री, 1664 अभी बताऊंगा। पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई, और वो व्यक्ति था जिसने स्थापित की थी, फ्रैंकोइस कैरो। फ्रैंकोइस कैरो ने स्थापित की थी। और याद रख लेना, जो फ्रांसीसी कंपनी है वो स्थापित हुई थी 1664 में। चलो भाई, यहां तक की बात में किसी मेरे लाल को कोई दिक्कत? अंग्रेजों का आना समझ गए होंगे, कैसे अंग्रेजों ने बिजनेस अपना शुरू करने के लिए, फैलाने के लिए कैसे कैसे परमिशन ली, तो वो सारी बातें भी आपके समझ में आई होंगी। मुगलों के पास दिमाग नहीं था क्या सर? मुगलों के पास दिमाग होता तो बात ही कुछ और नहीं होती। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कहां से आए थे, डेनिस, डेनमार्क से आए थे। सभी बच्चों का आंसर ठीक है। गुरुजी जिस दिन तक नौकरी ना जाऊं उस दिन तक इतिहास पढ़ना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब दरअसल में हमें एक बेसिक सी जानकारी हुई है, बड़ी छोटी सी, कि अंग्रेज किस तरह भारत में एंटर किया अंग्रेजों ने। हो गई भैया इतनी जानकारी? नहीं। अब बात है अंग्रेज अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, कैसे अंग्रेज इतने ताकतवर हो गए।
बाहर से आई विदेशी शक्ति कैसे ताकतवर होंगी? तो अंग्रेज चालू हैं, बीच में गड़बड़ पैदा कराएंगे, और गड़बड़ पैदा कराने में हमको पढ़ने होंगे कर्नाटक युद्ध। पहले पहले क्या पढ़ेंगे हम? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक, देखो दरअसल में कर्नाटक युद्ध क्यों हुए हैं, इसके कारण है कि जो कर्नाटक है ना आपका, जो अंग्रेज हैं इस समय पर, अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर था वो हुआ करता था मद्रास में, मद्रास में। और इनका जो गवर्नर था इस समय यहां पर जो गवर्न कर रहा था जो मद्रास का गवर्नर है, उस गवर्नर का नाम था मोर्स। क्या बोलोगे? मोर्स। ठीक है। और ये हेडक्वार्टर किसका है भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी का है, कोई दिक्कत नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी है? एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी तो आप जानते हो अपनी तरक्की के लिए बढ़िया काम करती हैं। दूसरी तरफ जो कर्नाटक की तरफ आपका अधिकार जमाए हुए हैं इस क्षेत्र की तरफ, ये कौन है? आपके फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों का जो हेडक्वार्टर है वो हुआ करता था पांडिचेरी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन दोनों के जो बंदरगाह हैं, आपका पांडिचेरी हो या मद्रास हो, पांडिचेरी, ठीक है, यहां याद रख लेना। और इधर ही आएगा आपका कौन भैया? डुप्ले। अभी सीखोगे आगे ये बात। तो एक बात देखो आप लोग, ये दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं मद्रास के, पांडिचेरी के, इसके किसके अधीन थे? ये कर्नाटक के अधीन थे। लिख लेना इस बात को, मद्रास पांडिचेरी के बंदरगाह जो पोर्ट थे, बंदरगाह कर्नाटक, KN4 कर्नाटक के अधीन थे, कर्नाटक के अधीन थे। कोई दिक्कत इस बात में भैया? चलो, कर्नाटक की कैपिटल नोट करना। जो कर्नाटक की राजधानी थी, राजधानी का क्या नाम हुआ करता था? कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट। हर बच्चा कमेंट सेक्शन में बोलेगा, क्योंकि आगे अर्काट का नाम आएगा, आगे अर्काट का भैया नाम आएगा। क्या बोलोगे? मद्रास पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे किसके अधीन थे? कर्नाटक के अधीन थे। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ भैया, युद्धों के क्रम से ही समझेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? 1740 से 1748 तक। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 तक हुआ। कोई दिक्कत? चलो जा भाई। तो यहां बच्चे जो कर्नाटक के नवाब हैं, कर्नाटक का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। कुछ कैरेक्टर जानो पहले, जब समझोगे। कौन है? अनवर। कर्नाटक का नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, शानदार। कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, कर्नाटक में शक्ति भी अनवरुद्दीन है। लेकिन दरअसल में क्या होगा? पूरी दुनिया में दो शक्तियां उस समय पर आपका राज कर रही थी, और उन दोनों शक्तियों के क्या नाम हैं? वो थी फ्रांसीसी। दुनिया में आप किसी भी कोने में देखो, हर जगह फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन दो के बीच कंपटीशन था। अमेरिका जैसा देश भी गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। अमेरिका में भी कौन कौन भिड़े थे? फ्रांसीसी और अंग्रेज भिड़े थे। तो हर जगह कहेंगे कि ये दो कंपनियां ऐसी कंपनियां थीं जिनका हर जगह क्या था? एक कंपटीशन था। लेकिन अंतर क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, और ये जो आपकी फ्रांसीसी कंपनी है ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी थी। तो आप जानते हो सरकारी कंपनियों का तो ढुलमुल रवैया होता है, बंदिशें बहुत थी।
उनको तो व्यापार टारगेट था, इनमें जिद थी एक, मेरी चलेगी उसकी चलेगी, सरकारी कामकाज होते हैं जैसे। जो कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, दरअसल में ये लोग अब कहां थे, आपका पांडिचेरी और मद्रास में, तो इनकी नजर है कर्नाटक पर। कहां नजर थी, कर्नाटक पर। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन बेचारा फंस जाएगा इनके चक्कर में आकर के, देखना कैसे। तो जो आपसे पूछे प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो आप कहना ऑस्ट्रिया का युद्ध। ऑस्ट्रिया का युद्ध है जी, इतनी दूर ऑस्ट्रिया देश में, क्योंकि ऑस्ट्रिया देश में कौन भिड़ रहे थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो सीधी सी बात है, अब कहीं भी हो, जैसे कहते नहीं है हमारी और तुम्हारी लड़ाई होगी पड़ोस पड़ोस में, और कहीं 100 किलोमीटर दूर हमारी भी बुआ और पड़ोसी की बुआ, वो दोनों वहां पड़ोसी पड़ोसी हैं, तो उनकी भी बनेगी नहीं फिर, समझ रहे हो। तो ये तो अपने के लिए तो मरेंगे। तो जब ये लोग यहां ऑस्ट्रिया में भिड़े तो भारत में भी भिड़ गए, एकदम से नहीं भिड़े, एकदम से नहीं भिड़े, एक कारण हुआ। तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक बोलते हैं, एक तो कारण तो है कि वजह क्या थी, मुख्य वजह जिसकी वजह से बहाना मिला। तात्कालीन कारण मतलब उस पल ऐसा क्या हुआ कि एकदम से, भाई 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था ना कि वो कारतूस में सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी की खबर फैल गई। लड़ना तो हम चाह रहे थे, डलहौजी की नीति से परेशान थे हम सभी लोग, तो 1857 क्रांति तो हम करना चाह रहे थे, लेकिन एकदम से एक खबर हमने सुनी कि भैया इस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल हो रही है, तो एकदम से भड़क गया। इसको बोलते तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, ये तात्कालिक कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बर्नेट अंग्रेज है, अंग्रेजी नौसेना का प्रमुख था बर्नेट, या बर्नोट कह सकते हैं। बर्नोट ने 2 फ्रेंच जलपोत डुबो दिए। 2 फ्रेंच जलपोत, क्या बोलेंगे, जलपोत, सॉरी, पहले अपने कब्जे में लिए, अपने कब्जे में लिए और फिर इनको जला दिया था, अपने कब्जे में लिए और जला दिए। फ्रांसीसियों में तो आग लग गई एकदम से, यार हमारे 2 जलपोत कब्जे में ले लिए और जला दिए। 2 शक्तियां जो कहीं और पर भिड़ रही हैं, तो मौका मिल गया भारत में भिड़ने का, भिड़ गए भारत में, भारत में भैया भिड़ गए। अंग्रेज बने ना कारण, देखो अंग्रेज ऐबी हैं, ऐबी समझते हो, जो मक्कारी करता है, ये उकसाते थे कि कुछ कारण हो और फिर भिड़े। रेल भी बनती थी इनकी शुरू में। तो कारण ये रहा, तात्कालिक कारण ये था, 2 जहाज बुड़ा दिए। और इधर कौन है भारत में, क्या बोलोगे, इधर भारत में है आपका कौन था इस समय पर, 1741 में आ चुका था, क्या बोलोगे, 1741 में डुप्ले भारत आया था, फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के आया था, 1754 में वापस चला गया था। क्यों जाएगा वो आज ही समझ जाओगे आप। तो 1741 में डुप्ले आया, और डुप्ले कौन है, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर। डुप्ले को ये काम सौंपा गया कि आपको देखना है कर्नाटक में अंग्रेज जो ऐबबाजी कर रहे हैं ना, इसको देखो जाकर के खत्म करो। तो इसने क्या वो समझा कि ये डुप्ले जो है, डुप्ले बुलाता है लाबुडाने को, लिखना इस बात में, डुप्ले ने लाबुडाने, लाबोर्दिनो भी बोलते हैं, लाबुडाने, क्या नाम है, लाबुडाने। ये कौन था, ये भी दरअसल में एक फ्रांसीसी गवर्नर है, लेकिन मॉरिशस देश में, उस समय मॉरिशस भी फ्रांस के कब्जे में हुआ करता था, तो ये मॉरिशस का गवर्नर है। तो इसने बोला कि भाई मदद करो आकर के, लाबुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। देखा अनवरुद्दीन बेचारा ये कह रहा है, यार हो क्या रहा है ये, अरे मेरी जगह ये अपने आप लड़ रहे हैं, कोई किसी को हथियाने के चक्कर में, कोई किसी, मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा।
इन्होंने ले लिया भैया मद्रास को कब्जे में। कुछ समय तक इन दोनों की बनी नहीं, डुप्ले और लाबुडाने की। तो ये लाबुडाना क्या करता है, लाबुडाने ने 4 लाख लेकर के 4 लाख बोला था क्या, पौंड लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास दे दिया। अब फिर से कौन लड़ गया, अब अकेला पड़ गया ना भाई, लाबुडाने तो चला गया, अब अकेला पड़ गया कौन, डुप्ले। अब डुप्ले को दिखता है यार अब तो अंग्रेजों को हराने का तरीका कौन है, अपने साथ मिला लेता हूं अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन से कहता है कि जो मद्रास किसके अधीन चला गया है, अंग्रेजों के, ये मद्रास में जीत करके तुमको दूंगा बाबूजी। अनवरुद्दीन मान जाता है और वापस जीत भी लेता है डुप्ले, लेकिन अनवरुद्दीन से जो वादा किया उससे झूठ बोल देता, कहता मैं तो नहीं दे रहा, मैंने तो मजाक करी जी आपके साथ में। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होगा, समझ रहे हो। कर्नाटक का नवाब कौन कौन भिड़ रहे हैं, इधर आपका बुडाने है, ये बात याद रख लेना। और डुप्ले भारत आया था फ्रांसीसी गवर्नर बन करके, और फ्रांसीसी गवर्नर में भी कहाँ का गवर्नर बना था, ये याद रख लेना, डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर था। ये कहाँ का, पांडिचेरी, इनका हेडक्वार्टर था ना वहां, पांडिचेरी का गवर्नर बना था ये। कहाँ का गवर्नर बना था, पांडिचेरी का गवर्नर ये बन गया था, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बोला अनवरुद्दीन से जो वादा इसने किया तो निभाया नहीं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, गलती कर दी ना। तो क्या होता है दरअसल में, अब लड़ाई होती है किसके बीच में, जिसको हम बोलते हैं सेंट टोमे का युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध कब हुआ था, 1748 में हुआ था सेंट टोमे का युद्ध। क्यों हुआ, क्योंकि अपनी जुबान से पलट गया था कौन, डुप्ले। तो इधर अनवरुद्दीन का बेटा है। ये सेंट टोमे का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, सेंट टोमे का युद्ध हुआ, इसमें 2 पार्टी हैं भैया। एक कौन है आपकी महफूज खान, महफूज खान, और एक तरफ कौन है आपकी वर्सेज में था आपका फ्रांसिस। महफूज खान कौन है, अनवर का बेटा है, कि भाई मद्रास हमारा है और तुमने वैसे ही आके उंगली कर दी यहां है, मेरा मेरा है, हमसे वादा कर रहे हो हमारी चीज का और दे भी नहीं रहे हो। फिर अनवरुद्दीन का बेटा। फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था इधर, पैराडाइस। फ्रांसीसी मजबूत थे, सीधी सी बात है, महफूज खान को इन्होंने पराजित कर दिया इन्होंने। और तो यही फिर हुई थी भैया 1748 में, सेंट टोमे युद्ध के बाद में 1748 में हुई थी एक्सला सेपेल की संधि। एक्सला सेपेल की संधि, समझ रहे हो आप क्या बवंडर करा है इन्होंने, खम बेचारा कर्नाटक का नवाब अपने आराम से ठीक है, जा करके दोनों भिड़ गए। वहां भिड़े क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में अब ये भिड़ रहे थे तो यहां भी भिड़ गए। छीना झपटी मच गई, किसके लिए, मद्रास के लिए। कभी अंग्रेजों को जा रहा है वो, कभी वो डुप्ले को जा रहा है। फाइनली किसके हक में आ गया, फ्रांसीसियों ने जीत लिया उसको। फ्रांसीसियों ने जीता तो फ्रांसीसियों ने वादा किया कि अनवरुद्दीन आपका मद्रास है, आपको लौटाएंगे, लेकिन डुप्ले अपनी बात से पलट गया। तो इसीलिए युद्ध हुआ सेंट टोमे का युद्ध। फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व किसने किया, पैराडाइस ने। जीतता कौन है, फ्रांसीसी जीते। हार गया बेचारा महफूज खान। अब देखो, अब एक और नया कमाल। तो एक्सला सेपेल की संधि में किस किस के बीच हुई होगी, ये हुई थी आपकी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, क्योंकि ऑस्ट्रिया में इनके जो पक्ष थे वो शांत हो गया। ऑस्ट्रिया में जो लड़ाई चल रही थी वो शांत हो गई, तो यहां भी लड़ाई शांत होनी थी। तो फैसला हुआ पंचायत में। फैसले में क्या बोला कि अंग्रेजों ने बोला हमको तो मद्रास दे दो। अंग्रेजों को मद्रास मिला, समझ रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, मद्रास मिला। और फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार मांगा था जहां अमेरिका में लुई वर्ग अमेरिका मिला।
एक्सला सेपेल की संधि में क्या मिला था? लुईवर्ग जो स्थल कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका मिला। अपने अपने हित थे इनके, उनके लिए व्यापार वहां से सुगम था, उनको ठीक लगता था कि अमेरिका से हमारा व्यापार ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इस बात में? तो कैसे संधि हुई? अंग्रेजों ने बोला हमको भारत वाला क्या चाहिए? मद्रास चाहिए, और फ्रांसीसियों ने लुईवर्ग अमेरिका मिल लिया। तो ऐसे हुआ अंत प्रथम कर्नाटक युद्ध का। बेचारे ये अनवरुद्दीन और इसका बेटा बेवजह लड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला इनको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1740 से पृष्ठभूमि है बच्चे उसका प्रथम युद्ध। सहायक संधि का जनक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक ने, जब मैं वेलेजली पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। वास्तविक जनक सहायक संधि का डुप्ले है। कौन है? डुप्ले। लेकिन उसको बहुत अच्छे से इंडिया में जो चलाएगा बच्चे, वो वेलेजली चलाएगा। कौन होएगा? वेलेजली। सिमरन गुड़िया बहुत बहुत थैंक यू। चलो, बिल्कुल भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, सचिन यादव, बहुत शानदार। चलो भैया आगे चलें, थम्स अप करिए। पहला कर्नाटक युद्ध आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं हुई होगी। दूसरा कर्नाटक युद्ध, अब मुझे बस एक समझोगे तब मैं मानूंगा। मुझे बता दो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में जो मद्रास है, मद्रास पर कंट्रोल किसका हो गया? सिर्फ इतना आंसर कर दो तो मैं समझूंगा आप समझ चुके हो। दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? 1749 से 54 तक चला। ठीक है, 48 के तुरंत बाद एक्सला सेपेल हो गई। दोनों ने यह तय किया आपस में नहीं झगड़ेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी, फिर लड़ जाते हैं। पहली वाली तो हुई ऑस्ट्रिया के दुनिया में झगड़े की वजह से, लेकिन दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ उत्तराधिकार की वजह से। अंग्रेज इस उत्तराधिकार की लड़ाई को भुनाएंगे कैसे? एक तो इसमें दूसरे कर्नाटक युद्ध के कारण होंगे। कर्नाटक का पड़ोसी हैदराबाद, यहां था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद में कौन था निजाम? निजामुल मुल्क। क्या नाम है? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क का क्या हुआ? 1748 में मौत हो गई। 1748 में ये टपक गया भैया, इसकी मौत हो गई। तो हैदराबाद की गद्दी पर क्या हुआ 1748 के बाद में? उत्तराधिकार, यानी गद्दी पर अब कौन बैठेगा? तो दो लोग भिड़े। देखना इंपैक्ट बताऊंगा, आप कहोगे कर्नाटक का हैदराबाद से क्या संबंध, अभी आएगा संबंध निकल के। तो दो लोग भिड़े उत्तराधिकार की लड़ाई में। निजामुल मुल्क का बेटा, एक तो निजामुल मुल्क का बेटा, और इसके बेटे का क्या नाम है? नासिर जंग। नासिर जंग, और साथ में इसका पोता। पोता कौन है? मुजफ्फर जंग। पोता कह रहा गद्दी पे मैं बैठूंगा बाप की जगह। क्यों? क्योंकि मुगल शासक ने यह बोल दिया कि भाई गद्दी पर तो किसको बैठना चाहिए, ये तो गद्दी का वास्तविक हकदार तो कौन है? मुजफ्फर जंग है। मुगल भी कलाकार थे, बीज बो दिया। तो ये नासिर जंग जो है, इस नासिर जंग का साथ कौन दे रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों को मौका मिला। फ्रांसीसियों का इसमें कोई रोल नहीं था, ना वो इस युद्ध में बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन फ्रांसीसियों को क्यों शामिल होना पड़ा? क्योंकि उनको पता था कहीं ऐसा ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, नासिर जंग जीत गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे आगे निकल जाएगी। तो वो एंटी पार्टी में जाके मिल गए। तो मुजफ्फर जंग का साथ किसने दिया? ये दिया फ्रांसीसियों ने। समझ रहे हो कैसे मजबूरी में साथ आए हैं ये लोग, अंग्रेजों के आने की वजह से ये लोग आ गए। ऐसा ही भैया कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में जो झगड़ा था, मैंने बोला ना कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, लेकिन उनके ही परिवार का एक था चंदा साहिब। चंदा साहिब जो मराठों से रिहाई लेकर के आया और सीधे आकर के मांगता है अनवरुद्दीन से अपना हक। तो कर्नाटक में भी ये दोनों क्या हैं? ये उत्तराधिकार के युद्ध हैं। क्या हैं? उत्तराधिकार के युद्ध। उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही थी वो बता रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक में कौन कौन भिड़ गए? अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन और वर्सेज एक था कौन? चंदा साहिब।
चंदा साहिब। अंग्रेजों ने सोचा तू किसका साथ दो, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अनवरुद्दीन की तो ठीक तो बन नहीं रही थी फ्रांसीसियों से, और अनवरुद्दीन जानता था ये फ्रांसीसी झूठे हैं। डुप्ले इससे पहले ही झूठ बोल चुका था। डुप्ले ने क्या बोला था, इससे तुझे मद्रास दे दूंगा, और जीत जात क्या कह रहा, चल चल अपने घर को जा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसका सहयोग किया, अनवरुद्दीन को। अब इसे चॉइस मिली, फ्रांसीसियों का तो हाथ मिलाना चाह नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। चंदा साहिब, अब फ्रांसीसियों ने सोचा यार अनवरुद्दीन का पलड़ा भारी ना हो जाए, तो फ्रांसीसियों को किसका सहारा करना पड़ा, ये करना पड़ा फ्रांसीसियों को, किसका, चंदा साहिब का। तो देख रहे हो आप, हैदराबाद और कर्नाटक दो पड़ोसी, उनके उत्तराधिकार की लड़ाई में बढ़ कौन गए, जाकर के एंट्री कर ली किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों ने। इधर तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखो नासिर जंग के साथ चली गई है, और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन के साथ चली गई है। तो कौन कौन साथ हो चुके हैं, नासिर जंग, नासिर हो गया, अनवरुद्दीन हो गया, और कौन हो गई इनके साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्सेज में कौन कौन हो गए इनके, क्या बोलोगे, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, और तीसरा कौन है इधर, फ्रांसीसी। चलो भाई, तो 1749 में होता है अंबर का युद्ध। 1749 में इनके बीच में क्या हुआ, 1749 में क्या हो गया भैया, अंबर का युद्ध, याद रख लेना। 1749 में, अंबुर भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, अंबूर भी बोलते हैं, अंबर का युद्ध। अंबर के युद्ध में क्या हुआ, सबसे बड़ा इंपैक्ट निकला इसमें, जो अनवरुद्दीन है ये मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया। कौन मारा जाता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। ठीक है, नहीं बच्चे वांडीवास आगे आएगा, 1760 में आएगा वांडीवास। शिवेंद्र यादव, बिल्कुल आपका नमस्कार एक्सेप्ट है, दिल से थैंक यू। क्या बोलेंगे, 1749 का अंबर का युद्ध हुआ, कौन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया। तो सीधी सी बात है, जीता कौन होगा मुझे ये बता दो, कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ, जीता कौन होगा। तो सीधी सी बात है, फ्रांसीसी जीते होंगे। और जब फ्रांसीसी इस युद्ध को जीत जाते हैं, तो अनवरुद्दीन का जो बेटा है अली, वो भाग करके अरकाट के किले में छुप जाता है। अली के पीछे भाग के जाता है डुप्ले की, सब मारूंगा। अनवरुद्दीन तो मार ही दिया, उसके बेटे को भी कह रहा मारूंगा। यहां अंग्रेजों में एक व्यक्तित्व क्लाइव की एंट्री होगी, चालाक क्लाइव। और क्लाइव पीछे से जाकर के, जो पीछे भाग रहा है किसके, अनवरुद्दीन के बेटे के पीछे डुप्ले भाग रहा है, उसके पीछे से जाकर के क्लाइव उसको घेर करके उसे हरा देता है। यही विफलता सामने आई किसकी, फ्रांसीसी कंपनी की, कि जैसे ही इस युद्ध को हारा डुप्ले, 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। कब बुलाया गया वापस, 1754 में। तो याद रख लेना, दूसरे युद्ध के बाद में जो संधि हुई है, दूसरे युद्ध के बाद में जो संधि हुई 1754 में, 1754 में, इसको बोलते हैं पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। फ्रांसीसी जिस युद्ध को जीत चुके थे, उसी को ये समझो जीतने के बावजूद कमजोर साबित हो गए। किसकी वजह से, क्योंकि डुप्ले हारा गया, पीछे भागता हुआ किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, 1754 में। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दूसरे कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था। पहले कर्नाटक युद्ध का परिणाम, पहले से कौन सी संधि हुई है, एक्सलासेपिल। दूसरे से कौन सी हुई है, पांडिचेरी की संधि हुई है। कौन सी, पांडिचेरी की। तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरे कर्नाटक युद्ध में भी क्या हुआ, यह भी बाहर की वजह से हुआ। तो याद रख लेना, इसमें हुई थी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और 1754 में डुप्ले वापस चला गया था, यह बात याद रख लेना। 1700 में तो यहां क्या हो गया, पेरिस की संधि हो गई। और ये संधि कोई ऐसी विशेष तौर से संधि नहीं है जो भारत को प्रभावित करे। ये संधि थी कि भाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। पेरिस में हुई तो पेरिस की संधि कहलाई। तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या बोलेंगे, पेरिस की संधि के द्वारा खत्म हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक की बात में।
और इन्होंने क्या वापस कर दिया, इनको पांडिचेरी वापस कर दिया। लेकिन ये तीसरा कर्नाटक युद्ध जो चल रहा है आपका, ये था सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा। 1758 से 1756 से 63, 1756 से 63, ये है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या है ये? सप्तवर्षीय युद्ध। इसी की वजह से फिर मैं बताऊंगा आपको कल, जब काउंट डी लाली आएगा, जो मूर्ख है, निरा मूर्ख, और डुप्ले जो एक मजबूत फ्रांसीसी गवर्नर था, उसके सारे किए कराए पर फानी फेर देगा। कौन? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली ही है जिसकी रेल बना देगा एक अंग्रेज आयरकूट, जो वांडीवास की लड़ाई होगी 22 जनवरी 1760 को। ऐसे ही मैं कल आपको मैसूर बताऊंगा, फिर आंगल मराठा, कैसे अंग्रेजों ने सिखों को जीता। गवर्नर पढ़ते रहेंगे हम। तो इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है? यहीं से चालू रखेंगे। ओके भैया, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।